बच्चों, आज हम प्राचीन भारत में नाविक शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय पुरातात्विक स्रोतों में नाविक शक्ति का भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है, महत्वपूर्ण योगदान रहा है कि हमारे जितने भी भारत में भारतीयों ने विश्व में यात्राएं की है, जलयानों के अंदर बैठ कर के वो यात्राएं करते रहे और हमारी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार उन्होंने किया, विस्तार किया। आइए जानते हैं कि ये नाविक शक्ति कैसे प्रसिद्ध हुई है, क्या महत्वपूर्ण योगदान भूमिका निभाई है नाविक शक्ति ने। सिंधु प्रदेश में सिंधु नदी में 6000 वर्ष पूर्व चलने वाले जलयानों का वर्णन विद्वानों ने किया। क्या कह रहा है ये? सिंधु प्रदेश में, सिंधु प्रदेश सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ सिंधु प्रदेश है ये, और 6000 वर्ष पूर्व, कितना 6000 वर्ष पूर्व चलने वाले जो जलयान है उनका वर्णन विद्वानों ने किया। 6000 वर्ष पूर्व चलने वाले जलयानों का वर्णन, सिंधु नदी में जो 6000 वर्ष पूर्व जलयान चलते थे उनका वर्णन किया गया। संस्कृत में 9 शब्द जलयान के लिए प्रयोग किया जाता है। नाविक जो है, नाविक नौ से बना है और ये 9 शब्द संस्कृत का है। ठीक है, उस समय इस विद्या को नौगति के नाम से भी जाना जाता था। बाद में उर्दू शब्द आया नाव, तो नाव क्या है? उर्दू का शब्द है, और नाव नौ शब्द का पर्याय बना। और अंग्रेजी शब्द का नेविगेशन, अंग्रेजी में नाव के लिए नेविगेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया। इस नौगति शब्द का रूपांतर है ये, तो ध्यान रखें। उर्दू शब्द है नाव, नाव से नौ बना संस्कृत भाषा का शब्द, और अंग्रेजी में नेविगेशन नौगति शब्द का रूपांतर है। प्राचीन पुस्तकों के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि कोलंबस, आप जानते ही है अमेरिका की खोज की है कोलंबस ने, तो कोलंबस के पैदा होने के 1000 वर्ष पूर्व, जब कोलंबस पैदा हुआ था उसके 1000 वर्ष पूर्व भारत में जो जलयान बनाए जाते थे वे इतने शक्तिशाली थे, वे हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के खुले समुद्र में भयंकर समुद्री तूफानों का सफलतापूर्वक झेलते हुए 1000 यात्रियों को लेकर सुदूर देशों में जा सकते थे। तो कितनी बड़ी विशेषता है, आप पढ़ रहे हैं कि कोलंबस के पैदा होने के 1000 वर्ष पहले भारत में जो जलयान बनाए जाते थे, जो नावें बनाई जाती थी, वो इतनी ज़्यादा मजबूत थी, इतनी ज़्यादा शक्तिशाली थी कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में जब भयंकर समुद्री तूफान आते थे तो उन समुद्री तूफानों का भी इन नावों ने, जहाज़ों ने सफलतापूर्वक 1000 व्यक्तियों को लेकर सुदूर देशों की यात्रा की है और इनका सामना किया है। इसी प्रकार के एक जहाज में प्रसिद्ध बौद्ध पर्यटक फायान दक्षिणी भारत से चीन गया था। आप जानते हैं फायान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया है और भारत से चीन को गया था एक जहाज़ में बैठकर। ऐसा उसने अपनी यात्रा विवरण में लिखा। फायान ने क्या लिखा? उसने ये लिखा कि वह पहले लंका से जावा गया और फिर जावा से चीन को चला गया इन्हीं जहाज़ों में बैठकर। तो एक बहुत बड़ा फैक्ट है ये। इसके बाद आगे देखिए, लोथल सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के काल 24,000 ईसा पूर्व माना जाता है। लोथल सभ्यता 24,000 नहीं है, ये 2400 ईसा पूर्व है ये। लोथल सभ्यता लगभग हड़प्पा सभ्यता के, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का जो समय है वो 1500 से 2500 के आसपास का माना जाता है, तो ये 24,000 गलत है, 2400 है ये ईसा पूर्व मानी जाती है। ये विकसित बंदरगाह थे। उत्खनन में प्राप्त, जब खुदाई हुई थी तो खुदाई में प्राप्त सौराष्ट्र का लोथल बंदरगाह, सौराष्ट्र कहते हैं गुजरात को, तो गुजरात में लोथल बंदरगाह है। विशेष तकनीकी से बना हुआ बंदरगाह है ये। मिस्र, मेसोपोटामिया, ईरान आदि देशों से इस बंदरगाह से व्यापार होता था। लोथल बंदरगाह से मिस्र के लिए, मेसोपोटामिया के लिए, ईरान के लिए, इराक के लिए इसी बंदरगाह लोथल बंदरगाह से व्यापार होता था। 756 फीट, इसकी विशेषता देख लीजिए आप, 756 फीट तो लंबा है ये, ठीक है, और 126 फीट चौड़ा, 126 फीट 126 फीट चौड़ा, 756 फीट लंबा, 126 फीट चौड़ा, और 60 से 75 टन माल वाहक जहाज सीधे घाट तक पहुंचाए जाते थे। ये लोथल बंदरगाह गुजरात में जो है उसकी बात हो रही है। इसके लिए पूरब से पश्चिम में 1400 फीट लंबी ऊंची दीवार बनी हुई थी। 1400 फीट ऊंची लंबी दीवार बनी हुई थी लोथल बंदरगाह में, ताकि बाहर के समय
भार के समय जहाज़ों के लिए पर्याप्त गहराई तक पानी बना रहे। तो बहुत लंबी दीवार बनाई 1400 फीट की। साथ ही जलपोत निर्माण और छोटी नौकाएं बनाने के लिए वर्कशॉप भी बनी हुई थी, जिसे कार्यशाला कहते हैं। पश्चिमी तट पर सोपारा व भृगु कच्छ बंदरगाह भी थे। ये पश्चिमी तट आपका गुजरात ही है। सोपारा और भृगु कच्छ बंदरगाह गुजरात के पास ही हैं और ये प्रसिद्ध बंदरगाह है पश्चिमी तट के। प्रथम शताब्दी में पेरिपल्स में चोल राजा, दभोल राजा, राजापुर, मालवण, गोवा, कोट्टायम, कोणार्क उड़ीसा में आता है, मछलीपट्टनम तमिलनाडु, नीचे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में मछलीपट्टनम, कावेरी पट्टनम, ये सब बंदरगाहों का उल्लेख पेरिपल्स नामक किताब जो थी, पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी पुस्तक है, उस पुस्तक में इन सभी बंदरगाहों का उल्लेख दिया गया है। अरब सागर का प्राचीन नाम पूछा जा सकता है, तो अरब सागर का पहले पुराना नाम रत्नाकर था और बंगाल की खाड़ी का नया नाम यानी पुराना नाम महादधी था। ठीक है, ध्यान रहेगा। अरब सागर का पुराना नाम, अब तक आप अरब सागर ही पढ़ते आए हैं, लेकिन अरब सागर का पुराना नाम है रत्नाकर। ठीक है, समुद्र का प्रायवची भी है ये। और बंगाल की खाड़ी का नया नाम यानी पुराना नाम बंगाल की खाड़ी का क्या है? महोदधी बंगाल की खाड़ी का नाम है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ी है आपने अपन ने। जातक कथाएं होती हैं। जातक कथाओं में 10 यात्रियों को ले जाने वाले जलपोतों का उल्लेख है। 10 यात्रियों को ले जाते थे ये। जातक कथाओं में 10 यात्रियों को ले जाने वाले जलपोतों का उल्लेख है। सिंधु सरस्वती सभ्यता का अनेक मोहरों और पात्रों पर जलपोतों के चित्र है। सिंधु सरस्वती सभ्यता के जो मोहरें मिली है, उन मोहरों और पात्रों पर जहाज़ों के चित्र बने हुए हैं, जलपोतों के चित्र बने हुए हैं भाई। ठीक है। सांची मध्य प्रदेश में है। सांची और बारहुत शिल्प में चप्पू वाले पोत यानी जहाज़ को चलाने के लिए जो चप्पू होता है ना, जिससे पानी में आगे बढ़ाते हैं, वो पोत और केबिन वाली नौका के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, मतलब नाव के अंदर केबिन भी होती थी और चप्पू से चलते थे ये जहाज़। तो ये सांची और बारहुत शिल्प में पता चला, चप्पू वाले पोत और केबिन वाली नौका के साक्ष्य मिले। फिर है धार के एक राजा है भोज, इम्पोर्टेंट है। धार के राजा भोज ने एक पुस्तक लिखी है जिसका पुस्तक का नाम है युक्ति कल्पतरु। धार के राजा भोज ने, धार एमपी में आता है, और राजा भोज जो है उसने युक्ति कल्पतरु एक किताब लिखी है, पुस्तक लिखी है, और उस पुस्तक में नौका विहार, नौकाएं कैसे निर्माण किया जाता था नौकाओं का, और नौकाओं के प्रकार का विस्तृत वर्णन है। तो युक्ति कल्पतरु जो है उसमें नौका निर्माण और नौकाओं के प्रकार का वर्णन किया गया है, और ये पुस्तक लिखी है धार के राजा भोज ने। ठीक है। दिशा ज्ञान के कारण भारतीय नाविकों द्वारा लोहा मत्स्य यंत्र का प्रयोग किया जाता था। दिशा ज्ञान के लिए जो कंपास यूज़ करते हैं ना, भारतीय नाविक जो है दिशा ज्ञान के लिए लोहा मत्स्य यंत्र का इस्तेमाल करते थे। कुछ अरब यात्रियों ने भी इसका उल्लेख किया है। फिर आप जानते ही हैं मेगस्थनीज की किताब है इंडिका, और मेगस्थनीज ने क्या बोला? मेगस्थनीज बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है, दरबारी कवि है चंद्रगुप्त मौर्य का, और इसने क्या लिखा कि 9 दलों के नौका संगठन का उल्लेख किया। इसने 9 दलों के नौका संगठन का उल्लेख मेगस्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में किया। नौकाओं का समूह जब सागर में चलता था तो नौका अध्यक्ष उस समय का प्रमुख अधिकारी होता था। ठीक है, नौकाओं के लिए नौका अध्यक्ष बना हुआ था। प्रत्येक नौका के प्रमुख कर्णधार या महासारथी होते थे जो नौका चलाते थे। पतवार को संभालने का कार्य नियामक करता था। ठीक है, नाव को चलाने के लिए पतवार होती है, उस पतवार को संभालने का काम नियामक करता था। जलपोत के संबंध के लिए स्वतंत्र अधिकारी होते थे, और उन अधिकारियों को क्या नाम दिया गया? दत्र रश्मि ग्राहक। स्वतंत्र अधिकारियों, जलपोत के प्रबंध के लिए स्वतंत्र अधिकारी रहते थे, और उन स्वतंत्र अधिकारियों को जो जलपोत का व्यवस्था करते थे उसे दत्र रश्मि ग्राहक नाम दिया गया। ठीक है, दत्र रश्मि नाम ग्राहक दिया गया। ठीक है।